हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तैयारी कैसी चल रही है। जो जो क्वेश्चन आपको पहले से आता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। आंसर उसका कोशिश किया करो, पहले ही मुझसे करने से पहले लेकर आओ। और साथ ही जितने मैं फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको कॉपी पेन पास में रखा करो, नोट कर लिया करो। और मैंने जितनी भी क्लास अपलोड की है अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को तो लाइक कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। शुरू करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। एक आयताकार टंकी 5 मीटर ऊंची है, 3 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है। तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, हमें यह बताना है। देखो, पानी की जो टंकी है इसकी ऊंचाई दी गई है आपको 5 मीटर, लंबाई है इसकी 3 मीटर और चौड़ाई है इसकी 2 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टंकी का आयतन निकालना होगा। टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है हमारे पास 3, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 5। इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 पंजे 30। तो उसकी टंकी का जो आयतन है वो 30 मीटर क्यूब आ गया है। लेकिन हमसे पूछा गया है इस टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है। तो बच्चे ध्यान रखना, जब हम मीटर क्यूब को लीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर टंकी का जो आयतन है वो 30 मीटर क्यूब आया, 30 की 1000 से गुणा करेंगे तो इस टंकी के अंदर टोटल 30,000 लीटर पानी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो राइट आंसर है। ये नोट करने वाली बातें यहाँ पर है, ध्यान रखना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है और आयतन होता है टंकी का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शून्य क्या है। मुझसे पहले आंसर बताओ, शून्य क्या है। तो अगर हम जीरो की बात करें, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होता है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो बच्चे एक से शुरू होती है। तो और पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कि शून्य एक पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। शून्य ना तो प्लस होता और ना ही शून्य माइनस होता, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि माना हमारी जो संख्या है वो x है और पर्सन के अनुसार कोई संख्या x है और उस संख्या का 3/5 भाग, इसका मतलब हो जाएगा 3x/5, और इन दोनों का अंतर क्या है, 40 है। तो हमें ये x ज्ञात करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, इसका पहले एलसीएम लेंगे, तिरछी गुणा 5 एकम, ये आपका 5x हो जाएगा। 1 की 3 से करेंगे 3x और बटे में 5 एकम 5 बराबर कितना हो गया, 40। 5 में से 3 गया आपका 2x/5 बराबर 40। तो x बराबर, x के जो बटे में होती है संख्या वो गुणा में ऊपर जाती है और जो x के साथ ऊपर गुणा में होती है वो नीचे, इसको हम तिरछी गुणा बोलते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणा 5/2। 2 से हम 40 को काटेंगे 20 बार, तब x बराबर हो जाएगा हमारा 20 पंजे 100। तो हमारी जो वो संख्या है वह हमारी 100 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। यहाँ पर अलग अलग तरीके से सवाल दे सकता है, तरीका यही रहेगा। यहाँ तो उसने कहा किसी संख्या उसके 3/भाग का अंतर 40 है, कभी वो बोल देगा किसी संख्या और उसके 3/5 का योग 40 है या उनका गुणनफल 40 है। इस तरह के सवाल होंगे तो उसको हम सबको ऐसे ही करेंगे, अंतर कहेगा तो माइनस कर देंगे, प्लस कहता तो योग कहता प्लस कर देते, गुणा कहता तो गुणा कर देते। अगला सवाल देखिए, संख्या आपके सामने दी हुई है और ये संख्या है आपकी 3,29,075। 3,29,075 ये संख्या दी गई है। इसमें पूछा गया है 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। तो अगर हम 7 के स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान हमारा क्या है, ये इकाई है, ये दाही है। तो 7 का स्थानीय मान 7 दाही पर है, तो 7 गुणा 10 बराबर कितना, 70 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का जातीय मान उसके स्थानीय मान पर निर्भर नहीं करता, वो संख्या जैसी देखने में होती है वही उसका जातीय मान रहता है। तो 7 का जातीय मान भी आपका 7 ही रहेगा। और उसने कहा इसके स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा, तो हम 70 में से 7 को माइनस कर देंगे, माइनस करने पर मिलेगा हमें 63। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। मान लीजिए आपसे ये बोल देता कि भाई 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ क्या होगा। तो हम सबसे पहले 2 का स्थानीय मान चेक करते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 2 कहाँ पे है, 10,000 पर, तो 2 गुणा 10,000 करते और हम बोलते भाई 2 का स्थानीय मान हो गया हमारा कितना, 10 दूनी 20,000। और जातीय मान जो है वो स्थानीय मान पर निर्भर नहीं करता, मैं फिर से बोलता हूँ, जातीय मान को हम प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। फिर इसमें से हम 2 माइनस कर देते, जो भी आता वो हमारा आंसर आ जाता। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में बोला गया है कि 27 पेन का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इसका 27 पेन का इसके बराबर है। 27 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो 30 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। 30 पेन के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो पूछ रहा है कितना लाभ या हानि हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चे, जो हमारा
30 पेन का क्रय मूल्य है, इसको हम विक्रय मूल्य मानते हैं, और जो हमारा विक्रय मूल्य के साथ पेनों की संख्या उसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। तो हम मानेंगे कि माना पेन का जो क्रय मूल्य है वो 27 रुपए है, 27 रुपए के पेन को खरीद कर लाए, और उन पेन को हमने बेचा कितने का, 30 रुपए का, जो कि जो कॉस्ट प्राइस के साथ में होता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। उसको हमने 30 रुपए का बेच दिया। बस इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है कि जो हमारा विक्रय मूल्य का पेनों की संख्या होगी वो हमारा क्रय मूल्य होगा, और जो क्रय मूल्य के साथ पेनों की संख्या होगी वो हमारी विक्रय मूल्य हो जाएगी। अब 27 रुपए के हमने पेन खरीदे और 30 रुपए के हमने यहाँ पर पेनों को बेच दिया। ऐसी कंडीशन में देखो, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमें यहाँ पर 3 रुपए का लाभ हो गया बच्चों। हमसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होती है? लाभ बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो 3, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी बच्चे? 27, तो 3/27 गुणा 100 कर देंगे। हल करेंगे, 3×9 = 27, आपका आ जाएगा 100/9%। इसको हल करेंगे, 11×99, 11 सही, 1/9% का इसको लाभ हो गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? कंसेप्ट समझ में आया आपको? कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि जो पेनों का विक्रय मूल्य होगा, जितने पेनों की संख्या होगी विक्रय मूल्य के साथ, उसको हम क्रय मूल्य मानेंगे, और जो आपके क्रय मूल्य के साथ पेनों की संख्या होगी उसको आपको विक्रय मूल्य मानना है। अगला प्रश्न देखिए, 4 दर्जन केलों का दाम है 24 रुपए, तो 150 केलों का दाम क्या होगा? 4 दर्जन। अब आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक दर्जन में अगर हम किसी भी वस्तु की संख्याओं की बात करें तो एक दर्जन मतलब 12 होता है। यहाँ पर 4 दर्जन केलों का मान है 24 रुपए, तो 4 दर्जन का मतलब हो गया 4 गुणे 12 केले बराबर कितना? 24 रुपए में। तो 12 चौक 48 केले बराबर कितना? 24 रुपए। तब बच्चा एक केला बराबर कितना होगा? पहले एक केले का मूल्य निकाल लेते हैं। एक केला बराबर हो जाएगा 24/48। कल काट देंगे, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। तो एक केले का मूल्य हमारा आ गया, एक केला बराबर 1/2 रुपए। पूछ रहा है कि 150 केलों का दाम बताओ, तो बच्चे 150 केले बराबर, यहाँ लिखेंगे 150। जब एक केला 1/2 रुपए का है तो 150 केले बराबर 1/2 गुणा 150। 2 से 150 को काटेंगे, 75 आ जाएगा। तो 150 केले का मूल्य हो गया 75 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इस तरह के जो सवाल होते हैं इनमें हमें हमेशा पहले 1 यूनिट का मान निकालना होता है। जब 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा फिर हम जितना भी वो हमसे पूछेगा हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाता है। ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पर समय दिया गया है कितना? 5 वर्ष, और धन अपने आप का दुगुना हो रहा है। इसको हम एम से कह देते हैं। एम बराबर हमारा हो रहा है धन 2 गुना। तो दर कितनी होगी? तो बच्चे जब हमसे इस तरह का सवाल दिया जाए तो हमें क्या करना है? अगर हमें जो दर निकालनी, तो जितना भी गुना होता है, जैसे यहाँ पे एम गुना होता है तो m-1 बटे में समय और गुणा आप 100 कर दोगे तो आपकी दर निकल कर आ जाएगी। धन अपने आप का कितना हो रहा था बच्चे? 2 गुना हो रहा था। एम का मान 2 हुआ तो 2 - 1 बटे में समय था 5 और गुणा में करेंगे हम 100। इसको हल कर देंगे, 2 में से 1 गया, 1/5 गुणा 100 हल करेंगे, 5 दूनी 10 और 0। तो बच्चे ये जो धन की जो दर प्रतिशत थी वो 20% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कभी भी आपसे कहा जाए कि भाई इतना गुणा उतना गुना, तो जितना भी गुणा होता है उससे एक कम को डिवाइड करोगे दिए गए समय से और गुणा 100 से करोगे तो आपको प्रतिशत वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या बच्चों वो संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती, एक और अपने आप के अलावा। और अभाज्य संख्या एक नहीं होती, एक से बड़ा। तो पहले 4 अभाज्य संख्या में पहली संख्या 2 आएगी क्योंकि 2 किसी से नहीं कटता, फिर 3 आएगा और फिर 5 और फिर 7। ये हमारी शुरू की 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका योग बताना है तो इनको अब हम प्लस कर लेंगे। 3 2 5 5 10 और 7 17। तो पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग 17 होता है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो किसी से नहीं कटती, एक और अपने आप के अलावा। 2 है तो केवल एक के पहाड़े में या फिर 2 के में आ सकता है, और किसी संख्या में 2 नहीं आता। तो ऐसी ये सभी संख्याएं क्या हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, बहुत बढ़िया, और यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? हमें ये बताना। तो देखो बच्चों, कुल जो विद्यार्थी होते हैं हमारे, टोटल अगर हम विद्यार्थी की बात करें यहाँ पे, तो टोटल हमारे विद्यार्थी होंगे 100%। टोटल विद्यार्थी हमारे 100% होते हैं, जिनके अंदर लड़के, बॉय और गर्ल्स दोनों होती हैं।
इसने हमसे कहा एक विद्यार्थी में 70% लड़के हैं। तो अगर हमारे पास बॉयज़ जो हैं वो 70% हो जाते हैं, तब गर्ल्स कितनी रहेंगी भाई? टोटल तो 100% होते हैं। तो 100 में से अगर मैं 70 को माइनस कर दूँ तो टोटल गर्ल मेरी हैं कितनी? 30%। अब ये जो 30% लड़कियाँ हैं, ये 30% गर्ल्स किसके बराबर हैं? 756 के बराबर हैं। तब 30% गर्ल्स 756 के बराबर हैं, तब 1% लड़कियां हो जाएंगी 756/30 के बराबर। और हमसे पूछा गया है लड़कों की संख्या बताओ क्या होगी। तो बच्चे 1% बराबर किसका हो गया? 756/30। और लड़के कितने हैं? 70। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 70% बराबर हो जाएगा 756/30 और गुणा में हम। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 252 गुणा 7। 252 की 7 से गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर मिलेगा हमें 1764। तो इसमें लड़कों की संख्या हो गई 1764। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए बच्चों। संजीव रुपए 5,000 में एक टीवी सेट खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका? 5,000 रुपये हो गया। और इसको 4,750 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती? तो बच्चे देखो, महंगा खरीदा सस्ता बेचा, हो गई उसको हानि। कितनी हानि हुई? 5,000 में से, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस 4,750, माइनस करने पर मिलेगा 250। तो ये इसको हानि हुई। पूछ रहा है हानि प्रतिशत बताओ। तो जब हमें लॉस प्रतिशत बचाना है तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस और गुणा में 100। लॉस हुआ कितना? 250 का, किस पर? 5,000 रुपये। इंटू में कर देंगे 100। हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 25 दूनी 50 और 0 और 20 पंजे 100। तो उसको यहाँ पर 5% का नुकसान हो गया है। क्लियर बच्चे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जितने क्वेश्चन मैंने बताया आपको समझ में आए कि नहीं आए, और इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। और इसकी अगली क्लास में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा लंबी क्लास करता हूँ तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से बोर होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो अगले क्वेश्चन है इनके आंसर मुझे आप लोग कमेंट में दीजिए, इनके क्या क्या आंसर हैं, और जो तुमसे नहीं होंगे वो मैं तुम्हें कराऊंगा ही, और नेक्स्ट क्लास में तो ये पूरा होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।